आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो है बात करने वाले हैं, और या फिर ये कह सकते हैं आपसे मुलाकात जो है करवाने वाले हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जड़ें जो हैं वो उत्तराखंड की पावन मिट्टी देवभूमि उत्तराखंड से जो है ताल्लुक़ रखती है, लेकिन कर्म भूमि उनकी मुंबई है। उत्तराखंड ने उन्हें सादगी, सेवा करने की जो भावना है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से उनको मिली है, लेकिन कर्मठ 24 घंटे अपने समाज के लिए तत्पर कार्य करने वाले की ये जो छवि मिली है वो उनको मुंबई में जो है जब वो आए हैं वहाँ से मिली है। बात कर रहे हैं हम हयात सिंह राजपूत जी की। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत मुंबई में कैसे हुई, कैसे उत्तराखंड की जो भूमि है वहाँ से छोड़ के आप जो है मुंबई आए। नमस्कार, भायंदर संवाद के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ आए, आपको भी साक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नाम हयात सिंह राजपूत है। मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं 1971 में मुंबई आ गया था पढ़ाई के लिए। मेरे डैडी यहीं थे। फिर पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। उसके बाद कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद पिछले 15-16 साल से मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ इस तरह। और साथ साथ में जो हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं बहुत सारी जो मुंबई में हैं, तो उनसे भी जुड़ा हूँ। थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब रुचि है वो चीज़ में, भले वो कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो। ख़ास तौर पे मुझे एक्चुअली चैरिटी में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी हम काम करते हैं उसमें जो प्रायोरिटी और सेकेंडरी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी बोला जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपना जो प्राइमरी और प्रायोरिटी देना चाहिए वो है अपनी चैरिटी का काम। चैरिटी में जैसे एजुकेशन पे हो गया, मेडिकल क्षेत्र पे हो गया, पावर्टी में हो गया। साथ साथ ये नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको दूसरे क्षेत्र में भी काम नहीं करना चाहिए, हमको अपने कल्चर को भी बढ़ाना चाहिए, हमको अपने धर्म को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा सोचना है कि ज़्यादा हमको फोकस अपने चैरिटी में देना चाहिए, लोगों को एजुकेशन में देना चाहिए। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होंगे, अच्छे आप मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, कोई भी देश मतलब डेवलप कंट्री में चले जाता है। आज हम डेवलप्ड कंट्री है, तो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ये फील्ड को, मेडिकल या पावर्टी या एजुकेशन को फील्ड में हम आगे बढ़ें। जी अच्छा, जितना मैंने जाना है आपके बारे में, जितना मैंने पढ़ा है, मुझे ये पता है कि आप बहुत मतलब समाज सेवा आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। और एक जो कहावत कही जाती है कि दान ऐसा दो कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता न चले, तो ये जो कहावत है वो यहाँ पे परफेक्ट बैठती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पे आप काफ़ी लंबे अरसे से जो है यहाँ पर हैं, कितनी ऐसी संस्थाएं हैं उत्तराखंड की जिनसे आप जुड़े हैं, और कौन सी आपको उनके कार्य जो हैं कि ये हमारे उत्तराखंड का नाम जो है रोशन कर रही है, वो ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं? मैं आज की तारीख में लगभग 6-7 संस्थाओं से जुड़ा हूँ मुंबई में। जैसे उत्तरांचल मित्र मंडल बसई है, जहाँ हम धार्मिक के साथ साथ एक मानव कल्याण का 4 मंजिल का हम एक इमारत भी बना रहे हैं। उसमें भी मेडिकल और एजुकेशन पे बहुत फोकस हो रहा है। साथ साथ जो बद्रीनाथ का मंदिर बन रहा है वो तो है ही। वैसे ही हमें उत्तरांचल मित्र मंडल भायंदर से भी हूँ, जहाँ धार्मिक काम बहुत अच्छा होता है, रामलीला होती है। और एक काफल फाउंडेशन है, वो भी सिर्फ चैरिटी के लिए बनाया गया है, उससे मैं जुड़ा हूँ। लगभग मैं 6-7 संस्थाओं से और भी जुड़ा हूँ, जहाँ एज ए सलाहकार करके जुड़ा हूँ। लेकिन जैसे आप बोलते हैं कि दान देना, ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूँ इसको, क्योंकि हमको समाज ने अगर कुछ दिया, आज से हम 30 साल 40 साल पहले क्या थे, अगर समाज ने हमको आज ये पोजीशन पे लाई है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि समाज को जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मेडिकल क्षेत्र में या एजुकेशन क्षेत्र में, पावर्टी में, तो हमारा हर एक उत्तराखंडी का, हर एक इंसान का फ़र्ज़ है कि वहाँ उनके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करें। ऐसे तो हम क्या होता करने वाले, सब भगवान है, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए कि हम उनको कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे उनको आगे बढ़ाने में हम अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए मैं सभी जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, ये उत्तराखंडी लोग हैं, सभी से अपील करूँगा, कृपया आप ये जो चैरिटी का काम है, सिर्फ दान दे के छोड़ना नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। आप स्पोर्ट्स में भी चैरिटी कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे को आप क्रिकेट खिलाते हैं, तो बच्चे को आप नेक्स्ट लेवल के लेकर जाने के लिए उसको कोचिंग कीजिए। जैसे एजुकेशन में कोई बच्चा समझो IPS या IAS बनना चाहिए, उसको फीस के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपने कुछ समाज के लोग अगर थोड़ा बहुत उसको अगर हेल्प कर देंगे और उसकी फ़ीस भर देंगे, तो हो सकता है कि कल वो और 10 आदमी की हेल्प करे। तो ऐसे ऐसे जब पावर्टी ख़त्म हो जाएगी हमारे देश से, तो हम आप नेक्स्ट 2047 में नहीं, उसके पहले ही हम हमारे कंट्री डेवलप हो जाएगी और लोग मैच्योर हो जाएंगे। ये ऐसा मुझे सोचना है। जी, आपने यहाँ पे बद्री विशाल मंदिर की जो है बात करी है,
जितना मुझे पता है 25 लाख रुपए तक की डोनेशन आपने उस मंदिर के लिए जो है करी है। अच्छा, क्या वो केवल एक मंदिर है या फिर उसमें और भी अलग से मूलभूत सुविधाएं जो है वहाँ पे मिलेंगी? सबसे पहले तो ये 25 लाख में सेकंड टाइम कोई पूछ रहा है पत्रकार मेरे को, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। 25 लाख या कम अमाउंट या ज़्यादा अमाउंट बहुत जन ने वहाँ दी है, कम से कम 700-800 लोगों ने दी है, और वो हमारा फ़र्ज भी है। मैं तो कोई बोल रहा हूँ, हम कौन होते हैं, हम निमित्त मात्र में। पिछले उसमें भी ये बात कही थी कि हम ये मत दीजिए, आप 25 लाख को हाईलाइट मत कीजिए, कि हाँ हमारी इच्छा थी। मेन उसका क्या, मंदिर के साथ साथ हम जो मानव कल्याण बना रहे हैं, जो लोगों की भलाई के लिए, शादी का हॉल, जैसे अभी मैरिज हॉल होते हैं, अभी वहाँ हम बाहर जाते हैं तो कम से कम लाखों रुपया लग जाते हैं। देखो हमारे कोई आदमी कैपेबल नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो वहाँ हम फ्री में कराएंगे। जैसे मेडिकल वो बना रहे हैं हम लोग, एक रूम है मेडिकल का रूम, वहाँ हम डॉक्टर्स लाएंगे। जैसे ये मानव कल्याण, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ मतलब लोग फ्री में मतलब काम करते हैं। तो हमारे समाज के लोग जो एफोर्ड नहीं कर पाते, जो नहीं कर पाएंगे, वो फ्री में वहाँ उनका इलाज हो जाएगा। पढ़ाई के लिए उधर लाइब्रेरी है। इस तरह मतलब पूरा मंदिर के साथ साथ हम लोग मानव कल्याण कैसा करना चाहिए, ये उसकी बद्रीनाथ मंदिर में उसकी मिसाल है। अच्छा, जानना चाहेंगे जो ये विचारधारा है आपकी कि दान करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों आपको लगा कि मुझे जो है दान करना चाहिए, चैरिटी जो करनी चाहिए, क्यों ज़रूरत क्यों लगी आपको इसकी? फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको दान नहीं बोलिए, इसको सहयोग बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने देखा कि हमारे समाज में कि मतलब अभी भी मतलब पहले से तो तकलीफ थी, 50 साल पहले तो मैंने देखा है क्या थी, कि लोगों को के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, मेडिकल के लिए, मतलब कोई आदमी तो ऐसा होता है कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के पहले वो बेचारा ख़त्म हो जाता था। तो क्या मैंने सोचा कि दूसरे काम करने से, जैसे हम सब कुछ करने का, मुझे कहीं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, आप कल्चर करो, आप स्पोर्ट्स करो, लेकिन ज़रूरत उसको, अगर एक बच्चे की अगर आप दवा देके उसको अगर जान बच जाती है, एक बच्चे का आप फीस देके आप अगर उसकी एजुकेशन अच्छी हो गई, फिर वो समाज के लिए वो भी कुछ कर सकता है। तो ये सब सोच के मैंने कम से कम शायद 20 साल पहले भी मैंने मेरे डैडी और मम्मी के बारे में एक NGO बनाया था छोटा सा, वो लेकिन मेरा घर का था। लेकिन अभी जो हमने जो ये NGO बनाया है, PPS पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी में, यहाँ मतलब हमारे 17 मेंबर्स हैं, डेडिकेटेड मेंबर्स हैं, बहुत सारे मतलब 17 लोग हैं। अभी सभी का नाम मैं अभी बता नहीं पाऊँगा। तो 17 लोग हैं। हमने कोशिश किया, सब एक विचारधारा के लोग हैं। हमने कोशिश किया कि मतलब क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें कि लोगों को रियल में लगे जो ज़रूरत क्या है आज की। मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तीसरी बार दूसरी बार आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, मैं उस पर डिपेंड करता हूँ। प्रायोरिटी मतलब क्या है, हमको गरीब ज़रूरतमंद लोगों की यथासंभव हेल्प करना, हेल्प करके या बोलेंगे सहयोग करना, साथ साथ उनको आत्मनिर्भर इसलिए बनाना है क्योंकि हमको उनको आदत नहीं लगानी है पैसा देखिए, मतलब ये नहीं करना है हमको, उनको सेल्फ उनको एम्प्लॉयमेंट बनाना है, या किसी को मशीन दे दिया तो वो खुद काम करे। तो धीरे धीरे अगर वो अपने फील्ड में अगर वो आगे बढ़ेगा तो हम हमारे संस्था को भी सहयोग कराएगा, हम और 50 आदमी को सहयोग कर पाएंगे। इसलिए मुझे बहुत सालों पहले दिमाग में आता था, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी भी लगभग यही विचारों के थे, उनसे सीख के मैंने थोड़ा ये सीखा कि मतलब ये फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी आपकी जो सोसाइटी है पहाड़ी प्रवेश सोसाइटी जो है, प्रवासी सोसाइटी जो है, माफ़ कीजिएगा, कितना मुश्किल हो जाता है। मुंबई जैसी कहते हैं माया नगरी है, यहाँ पे 24 घंटे लोग जो है काम करते हैं। ऐसे में लोगों को जोड़ना, क्योंकि आप उत्तराखंड समाज के बारे में अगर बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड समाज को आगे ले जाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे में सेम विचारधारा के लोगों को जोड़ना, ताकि जो एक लक्ष्य है उस पर जल्दी से जल्दी जो है पहुँचा जा सके। हर एक काम में तो जो भी काम होता है उसको थोड़ा तो मुश्किल हो आती है, लेकिन फिर भी हमारे जो डेडिकेटेड जो हमारे जो जितने भी मेंबर है, कमेटी मेंबर, हम लोग सभी लोग उसमें लगे रहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, उनको समझाएं। अभी हमारा अगले 6 महीने में भी ये भी है कि हम डोर टू डोर लोगों को अवेयरनेस लाएँ कि ये क्यों ज़रूरी है। कभी भी क्या होता है कि हम बना देते हैं संस्था, लेकिन हमको क्या करना है कैसा नहीं करना है हमको अगर लोगों को नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलता है। तो सबको लगता है बाकी संस्थाएं इनका भी होगा। तो मैंने इसलिए बोल रहा हूँ, जोड़ने में हमको भी तकलीफ आई, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मैंने देखा कि 1 साल के अंदर जो 500 लोग अपने आप जुड़े। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगा कि लोगों को आज भी ज़रूरत है, लोग उसको प्रीफर कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हाँ हमको ये काम करना चाहिए, चैरिटी का काम करना चाहिए करके। पूरे मुझे इंडिया से, बाहर से भी, फॉरेन से, उत्तराखंड से, पूरे मुंबई से लगभग 500 लोग हमारी संस्था में जुड़े हैं और अपना बार बार हमको सहयोग भी कर रहे हैं। जो भी आज तक हम जो भी लोगों की थोड़ी बहुत जो सहयोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब जुबान हमारे दानदाता जितने हैं
इनकी वजह से ही कर रहे हैं हम। और साथ साथ जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं वो भी एक मिनिमम 500-1000 रुपया हर महीने कुछ न कुछ डोनेट करते हैं, जिससे हम लोगों को यथासंभव हेल्प कर सकें। अच्छा हयात जी, एक चीज़ मैं जो है अभी आप जब बता रहे थे तो मेरे जहन में एक चीज़ आई है। संस्थाएं तो काफ़ी सारी हैं यहाँ पे जो उत्तराखंड के लिए काम कर रही हैं। उत्तराखंड के नाम से जो है, उत्तराखंड से क्योंकि जुड़े हुए लोग यहाँ पे भी रहते हैं, तो उनके लिए हम देखते हैं साल में नहीं भी तो 3-4 बारी ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं जिसमें उत्तराखंड के समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे में जो आपकी संस्था है वो उनमें से कितनी अलग है और कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स रहेंगे आपकी सोसाइटी के? मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इसके बारे में विस्तार से जो है बताएं। जितनी भी संस्थाएं हैं मुंबई, सभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं। कोई कल्चर में है, कोई धार्मिक में है, स्पोर्ट्स में है, ऐसे वो लोग भी गलत नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जो प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, इसलिए हमने इसको चुना। और हमारे भी यही है कि लोगों को जितना हो सके आत्मनिर्भर बनाना। और हमने अब ये भी सोचा कि अगले 2-3 साल में हम एक देहरादून नहीं तो हल्द्वानी में, हम हल्द्वानी में एक मतलब एक धर्मशाला बनाए। धर्मशाला उनके लिए, क्योंकि हमारे क्या पहाड़ों में ज़्यादा ये नहीं है, मतलब हॉस्पिटल्स नहीं है, तो अधिकतर जो केसेस होते हैं हमको रेफ़र किया जाता है एम्स में या तो हल्द्वानी में। तो वहाँ उनको बेचारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको कैसे भी करके आ तो जाते हैं गाड़ी करके ही करके, लेकिन अभी 10-15 दिन अगर उनको वहाँ रुकना पड़े हॉस्पिटल में, मेरे पेशेंट को तो हॉस्पिटल में रख देंगे लेकिन वो रहें कहाँ? तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि मतलब वो भी खर्चा अफोर्ड कर सके। तो हम लोग कुछ लोग अभी ये अभियान चलाने वाले हैं कि अगले 2-3-4 साल के अंदर कम से कम मतलब हल्द्वानी और एम्स में, ऋषिकेश में या हरिद्वार में एक धर्मशाला बनाए, जहाँ से मतलब अगर लोग इलाज के लिए अगर कोई आता है तो कम से कम जो उसके साथ में जो आते हैं उसको जो खाने पीने या रहने की जो जगह है उसको फ्री में मुहैया करा जाए, या जो भी अमाउंट वो देना चाहे। ये फ्री भी नहीं बोल सकता हूँ, अगर मिनिमम समझो, अगर होटल का आज की तारीख में 1000 रुपये पर डे है तो वो तो 100 रुपये भी देगा या नहीं भी देगा ज़रूरत के हिसाब से। हम ये हमारा ये फ्यूचर प्लान है। साथ साथ एक हम कुछ लोग अभी दोस्त और मिले हैं मेरे, सब हमें पहाड़ी प्रवासी वाले भी हमारा भी। और एक है कि हम जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि हमको हल्द्वानी में एक धर्मशाला बनाना है या देहरादून में बनाना है, तो हमको ये सोच रहे हैं अगले 10-15 साल के बाद हमको हल्द्वानी में या देहरादून क्यों आना चाहिए, हमारे हिल स्टेशन में क्यों मतलब नहीं बनने चाहिए हॉस्पिटल्स, क्यों बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं बनने चाहिए। तो ये हमने स्टार्ट भी कर लिया। अभी हमने एक पीएम को लेटर भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को, कि मतलब कि जैसे अभी हर क्षेत्र से क्यों नहीं आप एक डिस्ट्रिक्ट में क्या 2-3 डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल खोल जाए, तो हमको इतना लंबा नहीं आना पड़े। होता क्या है, हम कभी कभी केस में क्या होता है, हम पहाड़ से उसको अगर हल्द्वानी या देहरादून लाते हैं तो कभी कभी सीरियसनेस की वजह से वहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो हम ये अभियान अभी चलाने वाले हैं, हमारा फ्यूचर प्लान है, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है। लेकिन इतना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट 13 डिस्ट्रिक्ट में से कम 4-5 डिस्ट्रिक्ट में एम्स की जैसे ओ लेवल के हॉस्पिटल्स हो और ओ लेवल के यूनिवर्सिटी हो, जो बच्चे पहाड़ मतलब माइग्रेट नहीं हो, पलायन नहीं हो। अगर हमारे बच्चों को अगर हॉस्पिटल की फैसिलिटी आ गई, एजुकेशन फैसिलिटी आ गई, तो हमको माइग्रेट होने की क्यों ज़रूरत है? तो हम वहीं रहेंगे, उनका मतलब अपना स्टेट का ही डेवलपमेंट करेंगे। ये हमारे आगे की प्लानिंग है। अभी देखते हैं क्या होता है, कोशिश तो कर रहे हैं। कि जो उत्तराखंड में इस वक्त जो दर्शक हमें देखेंगे और जो मुंबई में जो हमें देखेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके सोसाइटी के बारे में, और किस तरीके से वो आपसे जुड़ सके? और क्योंकि एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अभी हम काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं उत्तराखंड, काफ़ी ये बोल सकते हैं 25 साल उत्तराखंड ने जो है पूरे करे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उत्तराखंड से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे भी आपने देखा होगा गढ़वाल, कुमाऊँ, इसको लेके भी काफ़ी जो है भेदभाव जो है यहाँ पे चल रहा था। तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप इसमें अपने विचार जो है हम रखें। इसमें ये है कि जैसे आपने बताया कि कल्चर का काम कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी संस्थाएं कल्चरल कर रही हैं, स्पोर्ट्स कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ ख़राब नहीं है। मेरे उनसे खाली एक ही अपील है, जो मैं 2-3 बार शायद ये आपके साक्षात्कार में दोहरा चुका हूँ, कि आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो। मतलब हमको जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़िंदगी बेसिक है, हमको और दूसरी जो लग्जरियस थिंग है वो सेकेंडरी है। तो मेरे हिसाब से जो हमारी ये बेसिक चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, एजुकेशन या पावर्टी, उसको आप लोग भी पूरा ध्यान दीजिए। जैसे बहुत सारे अच्छे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कीजिए, वो भी संस्कृति को बचाना भी जरूरी है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। आप धार्मिक काम कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम खुद देवभूमि से हैं, हम धार्मिक काम तो हमारे खून में है, वो अच्छी बात है। लेकिन कृपया सोचिए
क्यों ऐसे ऐसे भी लोग हैं, इतने आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर लोग हैं कि हमारे समाज में अभी भी, उनकी मदद नहीं कीजिए, मदद करने के हिसाब से मत कीजिए, उनको सहयोग करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़िए। और अगर आप हमारी संस्था से जुड़िए और अपनी संस्था को भी, अगर आप अपनी संस्था के थ्रू भी कर सकते हैं तो वहाँ भी ये कि चैरिटी का एक पार्ट बनाइए, उसको भी वहाँ भी करना है। और दूसरी बात जो ये आपने एक सवाल किया कि गढ़वाल कुमाऊँ, मैं इसके विरुद्ध में तो मैं पहले दिन से हूँ, मैं ये चीज़ को मानता ही नहीं, ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। गढ़वाल कुमाऊँ तो होना चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी हमारे समाज से 99% 99 लोग गढ़वाल कुमाऊँ को नहीं मानते हैं। कुछ 0.1% कुछ जो हर समाज में होते हैं, कुछ प्रॉब्लम है जो मतलब कुछ विचार उनके पता नहीं क्यों ऐसे हैं, तो उनको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो हो रहा है, जो मैंने एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनी है कि हम वो भेद जो थोड़ा दिन 2-4 साल हमको ये न्यूज़ आई थी कि गढ़वाल कुमाऊँ का कुछ भेदभाव हो रहा है, लेकिन अभी सब समझदार लोग आ गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बार फिर से हम एकता अपनी बनाएंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत। आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ देखते हैं आप उत्तराखंड के जो रहवासी हैं, मीरा भाईंदर में रह रहे हैं, जो इस वक्त हमें देख भी रहे होंगे, 5 से 10 साल क्या आपको लगता है क्या बदलाव जो है आएगा? और जिसके लिए आप जो है प्रयास तो हमें दिख ही रहा है कि आप अक्सर करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है 5 से 10 सालों में क्या बदलाव आएगा या आना चाहिए उत्तराखंड समाज का? और किस तरीके से आज जिन चीज़ों के लेके कहीं ना कहीं जो मन में वो पीड़ा रहती है कि जो बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो दरकिनार करके सिर्फ अपनी संस्कृति का लोकगीत या फिर जो ये कह सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है अक्सर करती है, कहीं ना कहीं वो ये बात को जो है समझे कि हमारे चैनल के माध्यम से, और जो बेसिक एजुकेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना जो जिनकी आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं है लेकिन वो यहाँ पे रहते हैं। तो क्या लगता है आपको 5 से 10 साल में कुछ बदलाव जो है ज़रूर आएगा? नहीं, बदलाव तो ज़रूर आएगा, क्योंकि पिछले 10-15 साल में जो बदलाव आया है, 15 साल पहले जो कंडीशन थी या 20 साल पहले, उससे आज की तारीख में बहुत आया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमको अभी अपने युवाओं को जोड़ना चाहिए इसमें, क्योंकि युवाओं को ये भेदभाव का उसका कोई पता नहीं, उसको एक इंसानियत है करके वो उनके दिमाग में रहता है। तो इसी से लिए हमने सभी को युवाओं को जोड़ के हमको ये करना चाहिए कि हम कैसे अपना समाज का कुछ तो जो समाज ने हमको इतने सालों में दिया है, जो एक बोल सकते कि समाज ने हमको इतना जो आज की तारीख में हमको इस जगह पे बिठाया है, तो समाज के वजह से मिला है। तो हमको अगर समाज के लिए कुछ करना है, कोई भी फील्ड में हो, एग्री जो आप बोल रहे हो, कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो या चैरिटी हो, जो फील्ड में हमारा एक फ़र्ज़ है, उसको आप फ़र्ज़ समझ के करवाइए। ये मत सोचिए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी संस्था ये पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी भी एक ऑब्लिगेशन नहीं कर रही है पब्लिक का, हमारा फ़र्ज़ है। मुझे हमारी पूरे जो हमारे 15-17 मेंबर जो हैं, सब लोग ये सोचते हैं कि हमारी वो ड्यूटी है, भगवान ने हमको उसके लिए मतलब एक इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आप समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है उसमें आगे बढ़ो, और कोशिश करो लोगों को थोड़ा वो सब्जेक्ट के बारे में बताओ कि हमको किस चीज़ में कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। चलिए सर, देखिए बातचीत करते करते आखिरी सवाल मैंने आपको बोला था, लेकिन आपने जो जवाब दिया उससे एक और सवाल जो है मेरे जहन में आया है। लेगेसी आपकी अभी जैसे आप कर रहे हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ों में मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो यूथ है, आपने जो युवा का जिक्र किया है यहाँ पे उत्तराखंड में, तो आपको लगता है जो आपकी लेगेसी है, जो विचारधारा लेके आप चल रहे हैं, यूथ में आपको लगता है वो चीज़ आएगी और इसी तरीके से जो है आगे जो है लेके चलेगा जो युवा है उत्तराखंड का जो यहाँ पे रहता है? तो मैंने भी जो अनुभव किया, सच बोलूँ तो ये सच्ची, आप बहुत सही बात बोल रही हैं। यूथ में ये जरूर आएगी, आ चुकी है लगभग। मैं बोल रहा हूँ ये विचार हमने कुछ जगह पे रखी थी, तो उन्होंने 100% हमको सपोर्ट करने के लिए यूथ लोग ने खास पर बोला है। हाँ, हो सकता है कुछ हमारे पुराने विचारों के थोड़ा कई सहमत नहीं हो पाते, और ज़रूरी भी नहीं है कि जो मेरे विचार है वो आपके भी सहमत हो। लेकिन मैं यूथ में ज़्यादा देखा कि लोगों को बहुत इंटरेस्ट है कि लोगों हमको अपना जो स्टेट है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस फील्ड में हमें आगे आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।